नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल द बर्निंग केसेस श्रृंखला के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हमें अक्सर नहीं पता होता कि हमारे आसपास ऐसे लोग भी होते हैं जो हम पर लगातार नजर रख रहे होते हैं। कोई होता है जो ये जानता है कि हम कब घर से निकलते हैं और कब घर वापस आते हैं। हाई प्रोफाइल सोसाइटीज जो 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड्स और सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में होती हैं। इंटरकॉम से लेस ऐसी सोसाइटीज में भी कोई होता है जो बिना हमें खबर किए हमारे घर के दरवाजे तक आ पहुंचता है। आज का एक केस साल 2012 में मुंबई की एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी में घटी, जिसने पूरे शहर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। और इस घटना के बाद कई नए कानूनी निर्देश जारी किए गए, लेकिन ये नए कानूनी बदलाव उन जिंदगियों के जख्म नहीं भर पाए जो इस घटना के असल भुक्तभोगी थे। सांसें हम सबको मिलती हैं पापा। जिंदगी तो वो होती है जो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जी जाती है। जाना सबको खाली हाथ ही होता है, पर जो अपनों के लिए कुछ काम करके जाता है, संतुष्टि उसे ही मिलती है। अब ऐसी बातें क्यों कर रहे हो अभी? कि मैं भी किसी को कुछ नहीं दे पाया पापा, ना आपको, ना माँ को, ना पियाली को। मरने से पहले सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि प्याली को इंसाफ मिल जाए। मरने की बातें मत करो। You are going to live a long life. तो मैं उसी दिन गया था पापा, जिस दिन कोई दरवाजा खोलिए प्लीज, कौन है? प्लीज, कोई है? कोई है? अभी? हेलो? पियाली क्या? क्या हुआ पियाली को? हाँ? क्यों छे? माँ, पियाली का खून हो गया माँ। क्या? अब जगह खून है। मैं आया था तो दरवाजा खुला हुआ था और मेरी प्याली खून में समेट गई थी। पापा, मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि मैं प्याली को उस हाल में देखूंगा। आज भी मुझे अपने हाथ प्याली के खून में सने हुए दिखते। अभी अब फिर से वो पुरानी यादें धुंधली नहीं पड़ती पापा। उसके साथ बिताया एक एक पल मुझे कचौड़ता है। और ये सच की प्याली की उस नियति का जिम्मेदार मैं हूं। आपकी इनके साथ आखिरी बार कब बात हुई थी? आपकी इनके साथ आखिरी बार कब बात हुई थी? रात को हुई थी सर, मैं ऑफिस में था। हेलो, सॉरी यार प्याली,
काम के चक्कर में तुम्हें कॉल करने भूल गया मैं। कोई बात नहीं अभी, लेकिन तुम घर कब आ रहे हो बताओ? कुछ नहीं कह सकता, काम बहुत है यार, शायद सुबह ही मिले। सुबह? नहीं यार अभी प्लीज, तुम्हें पता ना मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती, फिर मुझे पूरी रात जागना पड़ेगा। एक काम करो ना तुम, हाँ टीवी ऑन करके सो जाओ। लो अब कैसे ऑन रखूं टीवी? लाइट ही चली गई। क्या? या एक सेकेंड अभी, लेट मी चेक। लाइट तो दिख रही है सब, क्या सिर्फ हमारे फ्लैट की लाइट गई है अभी? अच्छा एक काम करो, वो सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करो, वो इलेक्ट्रिशियन को ले आएगा। हाँ मैं वो सब देख लूंगी, बस तुम अपना फोन बिजी मत रखना। आई विल कॉल यू, ओके? फिर मुझे दोबारा फोन आया। हाँ अभी, हाँ इलेक्ट्रिशियन आया था और उसने अभी सिर्फ एक टेम्परेरी अरेंजमेंट किया है। उसने कहा है कि मैं सिर्फ अपने कमरे का पंखा और एक लाइट चला सकती हूँ और बाकी वो सुबह आके चेक करेगा। चलो ठीक है, बाकी मैं सुबह ठीक करा लूंगा, अभी तुम सो जाओ। गुड नाइट। फिर मैं सुबह 5 बजे के करीब घर आया। पियाली, मैंने सर मदद के लिए फिर मैं बाहर गया, मैंने नेबर्स के सारे डोरबेल रिंग किए, दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने खोला नहीं सर। मैं दोबारा आया। सर दरवाजे पे कोई भी फोर्स्ड एंट्री का निशान नहीं है, लैच भी इंटैक्ट है। मतलब जिसने भी ये किया है या तो वो पियाली को जानता था या फिर उसके पास घर की चाबी थी। इसके अलावा पड़ोसियों से बात की, किसी ने भी बेल की आवाज नहीं सुनी और उन्होंने ये भी बताया कि अभिजीत और पियाली की शादी भी नहीं हुई थी। हमें पता चला कि आप दोनों की शादी नहीं हुई थी। इन दोनों की शादी हुई नहीं थी, लेकिन होने वाली थी। ये दोनों लिव इन में थे। आप कौन? सर मैं इसका फ्रेंड, एडवोकेट शशांक। पड़ोसियों ने हमें बताया कि उन लोगों ने कोई भी डोरबेल की आवाज नहीं सुनी थी, ना ही आपके चिल्लाने की। सर मैं बाहर गया था, मैंने एक एक का दरवाजा खटखटाया था, डोरबेल रिंग की थी, सीढ़ियों तक गया था चीखता हुआ, मदद के लिए गुहार मांग रहा था, कोई नहीं आया। घर की चाबी आप दोनों के अलावा और किसके पास होती है? किसी के पास नहीं होती, एक मेरे पास होती है, एक इसके पास होती है। लेकिन घर में पियाली की चाबी तो कहीं भी नहीं मिली। आपके डोरबेल पे और दरवाजे पर खून के निशान हैं। इसका मतलब अभिजीत सच कह रहा था कि उसने दरवाजा खटखटाया था। सर हमारी एसी बहुत पुरानी है और आवाज भी बहुत करती है और हमें पता ही नहीं चला कि दरवाजे पे कौन कौन आता है, कौन कौन खटखटाते हैं। और हाँ, रोज की तरह जब मैं 6:30 बजे उठा और दरवाजा खोला तो पता चला कि अभिजीत ने बताया था कि इलेक्ट्रिशियन 2 बार आया था। तो इलेक्ट्रिशियन और सिक्योरिटी गार्ड दोनों से पूछताछ करो और इस अभिजीत के ऑफिस में पता करो ये वाकई ऑफिस में था और निकला कितने बजे। इसके कॉल रिकॉर्ड निकालो, बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज है वो भी चेक करो। जनरली लिव इन में रहने वाले कपल्स के साथ ये प्रॉब्लम काफी बार होती है। इस अभिजीत को पुलिस स्टेशन बुला लो। सर सर 12 बजे और फिर 12:45 पर ये 2 लोग ब्लॉक में एंटर हुए थे और इस ब्लॉक में मैडम का फ्लैट भी है। एक ने तो सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहने हैं, ये दूसरा कौन है? सर ये बिल्डिंग का इलेक्ट्रिशियन पवन है और ये गार्ड अमजद। कल रात इन्हीं दोनों की ड्यूटी थी यहाँ पर। अभिजीत ने बताया था कि कल रात उसके फ्लैट में 2 बार लाइट गई थी। मतलब पियाली को आखिरी बार इन दोनों ने ही देखा है। कहाँ रहते हैं ये दोनों? ये इलेक्ट्रिशियन तो यहीं बाजू में रहता है और गार्ड थोड़ी दूरी पर रहता है। मैं इसी को फोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। कल रात की सोसाइटी की सभी सीसीटीवी कैमरास के फुटेजेस को चेक करो और इलेक्ट्रिशियन और ये गार्ड, इन दोनों से मुझे मिलना है। सर वैसे तो मैं 10-11 बजे तक आ जाता हूँ, पर कल ऑफिस में बहुत काम था तो आते आते सुबह के 5 बज गए सर। देखिए ना, बराबर कल ही आपको ऑफिस में लेट हुआ, कल ही आपके घर की लाइट गई और कल ही पियाली जी का मर्डर हुआ। बड़ा अजीब इत्तेफाक है नहीं? कल रात तुम अभिजीत के घर 2 बार गए थे, फिर भी उसके घर की लाइट ठीक नहीं हुई।
क्यों? साहब कल मेन लाइन में भी प्रॉब्लम था और 2 बार लाइट भी गया था साहब। जब दूसरी बार लाइट गया था तो मैंने मैडम को पंखा चालू करके दिया था। मैडम आपका मीटर बार बार ट्रिप कर रहे हैं। अब एक काम कीजिएगा, अपने घर के हाई वोल्टेज ऑन मत करिए। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो बस एक काम कीजिएगा, अपने बेडरूम का पंखा या बल्ब ये रात को ऑन कर सकते हैं बस। मैंने मैडम को कहा था मैं सुबह के कनेक्शन ठीक करेगा, फिर मैं वहाँ से चला गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। सच्ची बोलता साहब। मेरी गलती है सर। जब प्याली का फोन आया था कि घर में लाइट नहीं है तो मुझे कहना चाहिए था कि घर पे किसी फ्रेंड को बुला ले या उसके घर चली जाए। मैंने नहीं कहा। पता नहीं क्या क्या गुजरी होगी सर उसमें। क्या क्या सा होगा यही जानने के लिए तो तुम्हें यहां बुलाया है। क्राइम सीन के साथ छेड़खानी नहीं करते, ये तो पता ही होगा तुम्हें। सर मैं क्या करता सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आया उस टाइम क्या नहीं आ रहा था। कहानी तो बड़ी समझदारी से बनाई तुमने। फिर मम्मी को फोन, फिर पुलिस को फोन। अमजद यही रहता? जी साहब। कहाँ है वो? बुलाओ उसे। साहब रोज तो मुझसे पहले आ जाता था, आज पता नहीं क्या हुआ साहब। जब मैं घर आया ना तो उसका सामान है साहब और ना वो है। घर की तलाशी लो। हाँ सर, ये नाइट ड्यूटी वाला गार्ड अमजद अपने घर से सामान लेके भाग गया है। एक काम करो, जिस सिक्योरिटी एजेंसी ने उसे रिक्रूट किया था ना, वहां जाके उसके डिटेल निकालो और उसका मोबाइल ट्रैकिंग पे डाल दो। जी सर। सर मैंने अभिजीत के बारे में उसके दोस्तों और पड़ोसियों से पता किया है। अभिजीत और प्याली में काफी प्यार था और वो जल्दी शादी करने वाले थे। अंगेज थे दोनों। प्यार को नफरत में बदलने देर नहीं लगती, हम लोग तो कई केसेस में देखा है। पर शिंदे, ये मत भूलो कि अभिजीत एक कानून के सारे पैतरे जानता है। वो सिक्योरिटी गार्ड भी गायब है, तो हो सकता है कि अभिजीत ने सिक्योरिटी गार्ड के साथ मिलकर यह काम किया हो। इस अभिजीत के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, पता करो अमजद के साथ इसका कॉन्वर्सेशन हुआ है या नहीं। और ये अभिजीत, कल की उसकी सारी डिटेल इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। सर श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर। और आगे? मेरे पास इतना ही है सर। श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर? सिर्फ श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर किसी का एड्रेस कैसे हो सकता है? तुम्हारी एजेंसी का तो लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। एक गार्ड को बिना किसी डॉक्यूमेंट, बिना किसी आइडेंटिटी प्रूफ तुम दूसरों की सिक्योरिटी के लिए कैसे भेज सकते हो? 8-10 दिन लॉकअप में रहोगे ना, तब पता चलेगा। सॉरी सर, मेरे पास उसका एक फोटो है सर। दीजिए। ये अमजद है? जी सर। सर ये एलएनसी सिक्योरिटी एजेंसी जिसने अमजद को रिक्रूट किया था, उनके पास अमजद की कोई भी डिटेल्स नहीं है। सिर्फ इतना पता चला है कि वो श्रीनगर का रहने वाला है। श्रीनगर? रवि, ढूंढो उसे। अगर वो शहर छोड़ के चला गया तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। हर रेलवे स्टेशन और हर बस स्टॉप पर उसकी फोटो सर्कुलेट करो और श्रीनगर जाने वाली जितनी भी ट्रेन है उनकी टाइमिंग्स पता करो। ओके सर। तो तुम और प्याली शादी करने वाले थे? जी, बहुत जल्द। इनफैक्ट शॉपिंग की लिस्ट भी बना ली थी, कार्ड भी छपने वाले थे। तो इन सब के बीच ये अमजद कहां से आया? अमजद? Why are you hitting me? अब मार क्यों रहे हैं मुझे? याद नहीं आ रहा है ना तुझे? तेरे बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड अमजद। सिक्योरिटी गार्ड? हाँ सर, वो प्याली अक्सर बताती थी कि कोई सिक्योरिटी गार्ड उसे घूरता रहता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है, सिर्फ फिजिकल असॉल्ट हुआ है। तूने सुपारी दी थी ना उसे? मैं किसी को सुपारी क्यों दूंगा? She was my life। उसकी लाइफ क्यों खत्म कर दी तूने? हाँ, तूने ही सुपारी दी थी ना अमजद को। 16 बार स्टैप किया उसे। चल बता, कहां भगा के रखा है उसे? बोल अमजद कहां है? सर मैंने अभिजीत के ऑफिस से पता किया। वो सुबह 5 बजे ऑफिस से निकला और एक फ्रेंड को घर पे ड्रॉप किया, फिर घर पहुंचा। सर मैंने अभिजीत के कॉल रिकॉर्ड भी चेक किया। उसने सिर्फ ऑफिस में और प्याली से बात की। एक कॉल माँ को गया था सुबह, उसके अलावा उसकी किसी से बात नहीं हुई। सर अमजद गार्ड से उसकी बात कभी नहीं हुई। ठीक है, जाओ तुम। ओके सर। संभालिए संभालिए बहन जी अपने आप को संभालिए।
सर ने कहा है कि वो पियाली की बॉडी 2 घंटे के बाद हमें सौंप देंगे। 16 बार स्टैब किया उसने मेरी पियाली को। ऐसी क्या दुश्मनी थी उसके साथ? सिक्योरिटी गार्ड अमजद के गायब होने की सूचना के बाद पुलिस ने चारों तरफ छानबीन शुरू कर दी। और मुंबई पुलिस ने अमजद को जल्द ही बोरीवली स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया, जहां से वो कश्मीर भागने की फिराक में था। बोरीवली स्टेशन क्या कर रहा था तू? पियाली को तूने ही मारा था ना? गाली दिया उसने मुझे, तभी से मेरे को गुस्सा हो गया। क्या घूर रहे हो तुम? क्या हुआ मैम? मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, कहाँ घूरा आपको? तुम किस नजर से घूर रहे थे देखा है मैंने। एक दिन में नौकरी से निकलवा दूंगी तुम्हें, समझे तुम? क्या हुआ मैडम? He was staring at me. मैम गाली मत दो। Shut up! ये पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसे 3-4 बार पहले भी हो चुका है, मैं मार्क कर चुकी हूँ। आज के बाद तुमने दोबारा ऐसी गलती की ना तो पुलिस में मैं रिपोर्ट करवा दूंगी, समझे तुम? देखो अमजद, पहले भी तुम्हारी 2-4 कंप्लेन आ चुकी है, इसे आखिरी वार्निंग समझो, वरना तुम्हारी कंपनी में ऐसा स्ट्रॉन्ग लेटर लिखूंगा कि पूरे मुंबई में कहीं गार्ड की नौकरी नहीं कर पाओगे, समझे? उसी दिन से जनाब मैंने तय कर लिया था कि साली को छोड़ूंगा नहीं। 15 दिन पहले मैंने एक चाकू खरीदा था और सोचा इससे चाकू से दिखाओ कि उसको रेप करूंगा। नसीब ने भी साथ दिया और फोन आया कि उसका फ्लैट में लाइट नहीं है। हेलो, हाँ, मैं बिल्डिंग नंबर 7 फ्लैट नंबर 703 से बोल रही हूँ। हमारे घर की लाइट चली गई है। ठीक है मैम, अब इलेक्ट्रिशियन को भिजवाता हूँ। जल्दी। भाई जल्दी करना। कर रहा हूँ पापा। साहब नहीं आया अभी तक? नहीं, वो सुबह आएंगे। अब चेक कीजिए मैम। फिर से ट्रिप तो नहीं होगी ना? अरे मैम टेंशन मत लीजिए, मैंने सब ठीक कर दिया। कोई प्रॉब्लम मुझे कॉल कर देना आप। तब मैंने सोचा कि आज हाथ में आया हुआ मौका जाने नहीं दूंगा। अरे वो इलेक्ट्रिशियन चला गया क्या? लाइट फिर से चली गई। मैडम मैंने पूरा मीटर चेक कर लिया है, मुझे नहीं लगता यहाँ कोई फॉल्ट है। मुझे लगता है नीचे जाके मेन मीटर चेक करना पड़ेगा। आपका मीटर बार बार ट्रिप कर रहा है। अब एक काम कीजिएगा, अपने घर के हाई वोल्टेज ऑन मत करिए। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो बस एक काम कीजिएगा, अपने बेडरूम का पंखा या बल्ब ये रात को ऑन कर सकते हैं। बस मॉर्निंग में आऊँगा और सब ठीक कर जाऊँगा, आप टेंशन मत लीजिए।
मारना नहीं चाहता था जनाब, बस बदला लेना चाहता था। सिर्फ एक बार सबक सिखाना था। अब जिंदगी भर जेल में सड़ते सड़ते अपना सबक सीख लेना तुम। अमजद के कन्फेशन के बाद पुलिस ने उससे पियाली के फ्लैट की चाबी और उस मर्डर वेपन को भी बरामद कर लिया, जो उसने उसी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर छिपा दिया था जिसमें पियाली रहा करती थी। अमजद के दोस्तों के बयान से यह सामने आया कि अमजद ने कई महीने पहले ही पियाली से बदला लेने का मन बना लिया था, लेकिन उसके अंदर की इस विकृति को भांपने के बावजूद वो खामोश रहे। अमजद ने अपने बयान में कहा कि पियाली ने खुद उसे इस अपराध के लिए उकसाया था, जबकि सच तो यह है कि उसकी विकृत मानसिकता को आंकने के बाद भी पियाली ने सावधानी नहीं बरती और उसके अपराध का शिकार हो गई। अमजद तो अपराधी है ही, लेकिन उसके साथ साथ बिल्डिंग के मेंबर्स और वो सिक्योरिटी एजेंसी भी अपराधी है, जिनके पास अमजद के नेटिव प्लेस से जुड़ा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था। साल 2012 में हुए इस केस ने ये सवाल खड़े किए कि जिन लोगों को हम अपनी बिल्डिंग, अपनी सोसाइटी, अपने ऑफिसेस की सुरक्षा के लिए अपॉइंट करते हैं, अगर वो ही हमारी सुरक्षा के लिए खतरा बन जाएं, तो फिर विश्वास किस पर किया जाए। और तब ये कानूनी निर्देश जारी किए गए जिसमें सिक्योरिटी गार्ड्स, घरों में काम करने वाली मेड्स, ड्राइवर्स और हेल्पर्स की पुलिस वेरिफिकेशन करवाना हाउसिंग सोसाइटी, सिक्योरिटी एजेंसीज और हाउस ओनर्स के लिए कंपलसरी कर दिया गया, और ऐसा ना करने पर जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया। अमजद को सजा सुनाई जा चुकी थी, लेकिन ये केस यहाँ खत्म नहीं हुआ था। इस केस में ऐसे कई और घुमाव आने वाले थे जो पूरी मुंबई पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनने वाले थे। यहाँ तक कि मुंबई पुलिस की भूमिका पर भी कई बड़े सवाल खड़े होने वाले थे। लेकिन पियाली की हत्या अभिजीत और उन दोनों के परिवारों की जिंदगी का वो काला अध्याय बनने वाली थी जिसकी कल्पना में पहले एक खुशहाल जिंदगी की कल्पना की गई थी। अभिजीत को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मैं तो कहता हूं भाई साहब, आप उसे अपने साथ जमशेदपुर ले जाइए। हमें बोले छी, लेकिन वो हमारी बात मान ही नहीं रहा है। मैं अभी को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती, मुझे रहना होगा उसके साथ। पर घर जाते तो ना बच्चों की बहुत याद आएगी। कितनी खुश थी मेरी प्यारी अभी के साथ, ख्याल रखिएगा उसका। भाई साहब, अभी हमें चलना चाहिए। मैं अभी को बुला कर लाती हूँ। अभी पियाली के माँ बाबा जा रहे हैं, चलो उनसे मिल लो। अभी अभी तो ख्याल रखिएगा अपना। बेटा, तुम भी जमशेदपुर चले जाओ। नहीं अंकल, मैं ठीक हूँ यहाँ। पहली चली गई इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नहीं है आपका। मैं हमेशा हूँ आप दोनों के लिए। तुम भी तो हमारे बेटे ही हो, ख्याल रखना अपना। अभी अभी क्या हुआ? देखिए ना, ये कुछ जवाब नहीं दे रहा है। अभी 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 हाँ पापा। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तो सो रहा था। आप लोग क्यों जागे हुए हैं अभी तक? सुबह आपकी फ्लाइट भी है। हाँ, आप सो जाइए। आप दोनों अभी जाकर सो जाइए, मैं ठीक हूँ। ठीक है बेटा, सो जा। कैसा है?
अभिजीत और प्याली के माता पिता सोचते थे कि अभिजीत जल्द ही अपने दर्द से उबर जाए। 2 महीने बीत चुके थे और बाहर से ऐसा ही लगता था कि अभिजीत के जख्म भरने लगे हैं। लेकिन जब प्याली मर्डर केस की हियरिंग शुरू हुई तो फिर से अभिजीत का दर्द उभरने लगा। बयान देने के बहाने ही सही फूट फूट कर रोया। तो पियाली के जाने के बाद अपने आप को कभी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया था। अम्मी देखिए आशी कहीं जाग तो नहीं गया? अभी 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 क्या हुआ मुन्मुन? अभी अभी है नीचे। हाँ नहीं, यहाँ तो नहीं दिखा। क्या हो? वो अपने कमरे में भी नहीं है। आंटी आप परेशान मत होइए, मैं कॉल करके देखता हूँ वो कहाँ है। क्या हुआ? घंटी की आवाज शायद ऊपर से आ रही है। आप लोग यहीं रुकिए, मैं देख के आता हूँ 1 मिनट, शायद ऊपर होगा। उसका फोन तो यही है। फोन यही है मतलब? आंटी आप यहीं पे रहिए, हम और अंकल देख के आते हैं, आप परेशान मत होइए। हाँ तो तुम घर पे ही रहना। हाँ साइड से चल, मरेगा क्या? अभिजीत 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 हमने कुछ टेस्ट परफॉर्म किए हैं, ब्रेन में कुछ लेजन्स हैं, उसके बाद कुछ और टेस्ट करने होंगे। मैं खुद एक डॉक्टर हूं, लेकिन अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मैं सिर्फ देखता रहता हूं उसे डूबते हुए अपने गम में। ठीक हो जाएगा भाई साहब, अपने आप को संभालिए। आई एम फीलिंग सो हेल्पलेस। अभिजीत की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक बीमारी से दूसरी बीमारी उसका जिस्म और दिमाग एक साथ कई पीड़ाओं से घिरता जा रहा था और उसके माता पिता की फिक्र नाउमीदी से घिरती जा रही थी। आ गए आप लोग? कैसी तबीयत है उसकी? बस सो रहा है अभी तक? अरे उसे मत जगाओ भाई, सुबह 4 बजे सोया है वो। देखो स्केच बनाया उसने। ये तो बड़ा सुंदर बना है। अभी डॉक्टर को बुलाओ। मैं बुलाता हूँ। अभी आइए। देखिए
आई एम सॉरी, ही इज नो मोर। इनकी मौत तो 4-5 घंटे पहले ही हो चुकी है। आखिरकार 2014 में सेशन कोर्ट ने अमजद को प्याली की हत्या का दोषी मानते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन प्याली के माता पिता इस फैसले से खुश नहीं थे, क्योंकि वो चाहते थे कि अमजद को सजाए मौत मिले। उस अमजद ने सिर्फ पियाली को नहीं मारा, अभिजीत की मौत का भी वही जिम्मेदार है। मैं, आप दोनों और मुनमुन जो अधमरे से जी रहे हैं, उसके लिए भी वही दरिंदा जिम्मेदार है। उसे तो फांसी होनी ही चाहिए। मैं तो खुद हैरान हूं जजमेंट से भाई साहब। और वो ये कैसे कह सकती है कि जिसकी बेटी को 16 बार चाकुओं से मारा गया हो, रेता गया हो, वो वहशी दरिंदा, उसको फांसी नहीं मिलनी चाहिए। और वो ये कैसे कह सकती है कि ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं है। और वो जज बोलती है कि पियाली की पहनावे ने उस वैश्य को उकसाया उसका रेप करने के लिए। दिस इज रिडिकुलस। प्रोसिक्यूशन ने जल्द ही हाईकोर्ट में अपील की और कोर्ट से मांग की कि अमजद को सजाए मौत दी जाए। लेकिन मार्च 2016 में ही उनकी उम्मीद खत्म हो गई, जब अमजद को पुणे की जेल से परोल मिल गई। और अमजद इतना शातिर अपराधी था कि वो परोल जंप करके गायब होने वाला था। कश्मीर? सर, आप जानते हैं कि कश्मीर के हालात कैसे हैं? उसको वहां से पकड़ के लाना कितना मुश्किल है। आपको क्या लगता है वहां की गवर्नमेंट उसे ढूंढने में आपकी मदद करेगी? हम पर भरोसा रखिए, वो आदमी ज्यादा दिन आजाद नहीं रहेगा। आई प्रॉमिस यू। शायद यही अमजद के घर है। जिस दौरान अमजद कश्मीर में गायब हुआ था, उस दौरान वहां के हालात काफी गंभीर थे। और ऐसे माहौल में मुंबई पुलिस के लिए उसे वहां ढूंढना आसान नहीं था। मुंबई पुलिस कई बार वहां से खाली हाथ वापस लौट चुकी थी। लेकिन इस बार मुंबई पुलिस कमिश्नर ने इस केस की अगुवाई क्राइम ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर अजय शाहने को सौंप दी, जिन्होंने साल 2012 में पियाली मर्डर केस में अमजद को अरेस्ट करवाकर उसे सजा दिलवाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। सर, 2 रिक्वेस्ट थी आपसे। इस केस के लिए टीम मैं चुनूंगा, और दूसरी बात, मीडिया को इस केस से दूर रखे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस केस से जुड़ी कोई भी बात लीक हो जाए। सबसे पहले मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि अमजद कश्मीर में है या पाकिस्तान में। डू इट द वे यू वांट टू डू इट। थैंक यू सर। संतोष, अमजद और तुम एक ही बाराक में थे, सुना तुम दोनों की अच्छी दोस्ती थी। हाँ साहब, अमजद मेरे से हर बात करता था, पर उसे अफसोस नहीं जो किया उसने। जमानत पर बाहर आने के बाद वो भागने वाला है, ऐसा कभी बताया था उसने? एक बार भी नहीं साहब, बस अपनी अम्मी की बातें करता था। तुम्हें क्या लगता है ये भागकर अपने गांव गया होगा या पाकिस्तान? अमजद पाकिस्तान से बहुत नफरत करता है, वो कश्मीर में ही होगा साहब। सर, अगर अमजद कश्मीर में है तो मैं जल्द से जल्द कश्मीर जाना होगा। नहीं रवि, जल्दबाजी नहीं। इसके पहले भी पुलिस ने उसे अरेस्ट करने की कोशिश की थी तो गांव वालों ने उन पर हमला किया था। इसका मतलब अमजद ने गांव वालों को विश्वास दिलाया कि वो बेकसूर है और पुलिस ने उसे फंसाया है। हमें क्राइम ब्रांच की तरह सोचना होगा, एक ऐसा प्लान बनाना होगा जिससे अमजद का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। यह है बारामुल्ला की घाटी। अमजद यहीं कहीं छुपा है, लेकिन कंफर्म न्यूज नहीं है। हम लोग लोकल पुलिस की मदद नहीं ले सकते, क्योंकि हो सकता है कि उनमें से कोई अमजद को खबर कर दे। हम लोग पुलिस वाले बनकर भी उसके गांव में नहीं जा सकते, क्योंकि पुलिस वाले पर एक बार हमला हो चुका है। तो हमारे पास जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है। आउटसाइडर बनकर इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल सकती। तो फिर करें क्या? अगर अमजद के गांव में घुसना है तो उन लोगों की तरह हमें दिखना होगा, उन लोगों की तरह बात करनी होगी, उन लोगों की तरह कपड़े पहनने होंगे। सिर्फ कपड़े पहनने से या दाढ़ी बढ़ाने से हम कश्मीरी नहीं हो जाएंगे। उसके लिए हमें कश्मीरी सीखनी होगी। कश्मीरी उतनी आसान भी नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। कुछ लिंक्स है और वीडियोस है, मैं आप लोगों को भेज रहा हूं, ध्यान से देखिए। कश्मीरी लोग हिंदी किस तरह से बात करते हैं, देखिए। कशीर मोखले जाऊँ भोज ही भोज। अब कौन कहेगा इसे जन्नत पर की फिरदौस।
हम कश्मीरियों का तो जीना मुश्किल हो गया है। फकीर चाय चमो योश मे शीना वीना कहें खबर ये क्या दलील आ गई है। शीन ब्रोह काल पे गुतू आज पे सिर्फ गुलमर्ग शीन ब्रोह काल शीन वीन पे शेशर गो गुलमर्ग चकरस ये गई जवरी पेंसई। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बकायत वन खुश तो शुक्रिया बे गुलमर्ग करो तिल चक्रास अहम तक शीन यहाँ मकल सोरी ये वक्त। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। गुड न्यूज है, कमिश्नर साहब के पहचान वाला एक रिटायर्ड कांस्टेबल है निसार खान, 20 साल जम्मू पुलिस में था। वो हमारी मदद करेगा। हमारे लिए वहां वो खबरियों का नेटवर्क खड़ा करने वाला है। जनाब, ये हमजा है और ये कलाम। जनाब, ये हमजा जो है ना, ये टूरिस्ट गाइड का काम करता था, लेकिन अभी हालात बुरे हैं, इसलिए इसके पास कोई काम नहीं है। लेकिन उधर की सब खबर रखता है, ये रोज कहाँ आना जाना है इसका। और ये कलाम उधर से सस्ते में कपड़े लाता है और इधर बेचता है। शुक्रिया खान साहब। जनाब, फिक्र मत कीजिए, हम दो की चार आंखें हैं और हमारे साथ हमारे कई दोस्त भी हैं, सबके सब भरोसेमंद। गुड। जैसे ही खबरों का नेटवर्क खड़ा हो जाएगा, हमारा काम शुरू हो जाएगा। अमजद मियां, जल्दी मिलते हैं तुझे तेरे शहर में। यह साफ था कि अमजद कश्मीर में ही था और मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम उसे पकड़ने के इस मिशन को एक नाटकीय अंजाम देने की स्ट्रैटेजी बना चुकी थी। लेकिन अभी तक उन्हें अमजद से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि अब अमजद भी अपना हुलिया बदल चुका था। अरे अमजद, आज रात का क्या प्लान है? प्लान क्या? दिन में धागों को रंगीन बनाना और रात में रात को रंगीन बनाना। और क्या काम है जिंदगी में अपना? जनाब, पता चला है अमजद के 3 भाई और हैं, कबीर, सलीम और कैसर। अमजद की कोई खबर? जनाब, अभी घाटी में फसाद चल रहा है, माहौल बहुत तंग है, कुछ देर रुकना पड़ेगा, माहौल ठंडा होते ही खबर मिल जाएगी। ठीक है रवि। रवि, मुझे लगता है अमजद के 3 भाई हमें अमजद तक पहुंचाएंगे। सर, अमजद। ये फोटो तो 3 दिन पहले अपलोड हुई है, पूंछ से। इसका मतलब अमजद पूंछ में है। बैकड्रॉप से लगता है ये कोई कारपेट वर्कशॉप है। निसार खान को बुलाकर लेकर आओ, वही हमें आइडिया देगा कि अमजद के गांव में हम घुसेंगे कैसे। सर। खान साहब, ये मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। और फिर अमजद को ट्रैप करने के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक प्लान बनाया। दिल्ली में एक कंपनी है कपड़ों का, उनको कश्मीरी कारपेट बनाने का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। असगैस जाए ते नफर। हमें जगह भी चाहिए और मजदूर भी। पैसा सबको मिलेगा, हमारा गारंटी है। ठीक है, डील पक्की, काम हो जाएगा। पुलिस इंस्पेक्टर राजेश राणे को इस बात का पूरा विश्वास था कि अमजद उनके झांसे में जरूर फंस जाएगा और वो उस फेक एक्सपोर्ट ऑर्डर को पूरा करवाने के लिए दूसरे कारीगरों के साथ रोजगार के लिए वहां जरूर आएगा। ये दस्तावेज अमजद की पहचान पुख्ता कर रहे थे और अब उसके झूठ की हर गुंजाइश खत्म की जा रही थी। लेकिन क्या पुलिस की ये कोशिश वाकई रंग लाने वाली थी? जनाब, सभी बंदे हाजिर हैं, एक बार आप देख लो। बाजा ने बाहर ले जाना।
माशाअल्लाह। जनाब सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। जनाब ये वरिया जान कोताकाल गवी कम कराल। हाँ जनाब, बचपन पेट करान। बचपन से? जी, मेरा वालिद साहब भी कारीगर था। फिर तो तुम बहुत अच्छा कारीगर होगा। चलो तुमको साहब से मिलवाते हैं, हो सकता है तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाए। जनाब कारीगर हाजिर है जनाब। क्या सफर शुवारी दूर अमजद। साना साहब आप माफ कर दीजिए सर। गुड न्यूज है सर, मिशन कामयाब रहा। अमजद को पकड़ लिया हमने, नेक्स्ट फ्लाइट से मुंबई आ रहे हैं। हवाई जहाज से सफर किया है कभी? उड़ने का बहुत शौक है ना तुझे? चल कह रहा ये शौक भी पूरा कर देते हैं हम। अमजद पकड़ा गया है। भाई साहब, मैंने कहा था ना, हमारे बच्चों को इंसाफ जरूर मिलेगा। अमजद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पियाली मर्डर केस के अक्यूज अमजद को पैरोल जंप करने के लगभग 1.5 साल बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने आखिरकार सितंबर 2017 में कश्मीर से अरेस्ट कर लिया। पैरोल जंप करने के चार्जेस के साथ साथ हाई कोर्ट में उसके खिलाफ फिर से हियरिंग शुरू की गई, जिसमें पियाली के माता पिता ने सेशन कोर्ट की अमजद की उम्र कैद की सजा को सजाए मौत में बदलने की दरख्वास्त की। लेकिन इस केस में अभी हाई कोर्ट का फैसला आना बाकी है। आज पियाली के मर्डर को तकरीबन 5.5 साल गुजर चुके हैं। हम आए दिन महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों की बात करते हैं और आंकड़े बताते हैं कि भारत में महिलाओं के साथ ऑन एन एवरेज हर 6 मिनट में छेड़छाड़, हर आधे घंटे में शारीरिक शोषण और हर 1 घंटे में बलात्कार की घटनाएं होती हैं। और हैरानी की बात है कि जिस मुंबई के बारे में यह कहा जाता था कि यह शहर महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित है, वहीं आंकड़े बताते हैं कि आज दिल्ली के बाद मुंबई वो दूसरा शहर है जहां महिलाएं आए दिन किसी न किसी अपराध का शिकार होती रहती हैं और इस पर विचार करने की जरूरत है। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल द बर्निंग केसेस श्रृंखला के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। बलात्कार शायद एकमात्र ऐसा अपराध है जहां अपराधी से ज्यादा पीड़ित पर सवाल उठाए जाते हैं। उसका चाल चलन, उसका चरित्र, उसके कपड़े, उसका पहनावा, हर चीज माइक्रोस्कोप के नीचे आ जाती है। समाज का हर पक्ष उस एक हादसे के लिए उस महिला पर बार बार प्रहार करता है जैसे कि सारी गलती उसी की हो। उसकी प्रतिष्ठा को तार तार कर देता है, उसके आत्मविश्वास को चीर देता है, हर कदम पर उसके साथ भेदभाव करता है, उसके जख्मों को कुरेदता है, उसकी हिम्मत को पस्त कर देता है। इसीलिए भारतीय कानून के तहत किसी भी बलात्कार की पीड़ित लड़की की पहचान उसकी इजाजत के बगैर जग जाहिर करना एक जुर्म है। लेकिन हमारी आज की कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने कानून द्वारा दी गई इस ढाल को अपनी इच्छा से त्याग दिया। इस देश के इतिहास में पहली बार बलात्कार की पीड़ित एक महिला अपनी इच्छा से मीडिया के सामने आई और उसने पूरी दुनिया को बेझिझक बताया कि उसके साथ क्या हुआ। उसने समाज से पूछा कि मैं अपनी पहचान क्यों छुपाऊं जब मेरी कोई गलती नहीं है। मैं ऐसी किसी बात के लिए क्यों शर्मिंदा हूं जो मेरी करतूत ना हो। अत्याचार मुझ पर हुआ है, यातनाएं मुझे मिली हैं, बलात्कार मेरा हुआ है, तो फिर मैं क्यों एक गुनहगार की तरह से अपनी पहचान छुपाती फिरूं। जी हां, मेरा नाम सुजैन जोन्स है और मैं लड़ रही हूं और लड़ती रहूंगी। आखिर कितने लोगों में हिम्मत होती है अपने सबसे घिनौने लम्हे को पूरी दुनिया के सामने लाकर रखने की। तैयार नहीं हुआ? मियाँ देख तो खिचड़ी गल गई कि नहीं। ठीक है। नहीं, चल सिम पे कर दे। ओके। मॉम, अभी तक आप तैयार क्यों नहीं हुए? मैं सोच रही मैं आज नहीं जाऊं। पर क्यों? ठीक ना, कितना काम है। तान्या को होमवर्क कराना है, वो मामा के लिए खिचड़ी बना रही हूँ, उसके बाद उनको दवाई देनी है। अब तुझे भी तो मुझसे कुछ काम था ना। पर आपने कहा ना कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो मैं सब संभाल सकती हूँ। मॉम, गो गेट अ लाइफ। श्योर? हाँ ऑब्वियसली,
इतने दिनों बाद आप अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो बाहर। ओके, ठीक लग रही हो? शी मॉम, आर यू सीरियस? गो गेट अ लाइफ, ओके? ना 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 ना। एक रात में ये तीसरा डिस्क है। तुम थकती नहीं क्या सुजैन? अरे आगे थक गई होती तो क्या एक के बाद एक डिस्क हॉप कर रही होती। कौन कहेगा ये 30 साल से ऊपर की है। देखो, बुरा वो नहीं होता जो जिसकी उम्र हो जाती है, बुरा वो होता है जो जिंदा दिल नहीं होता। यार एक लाइफ मिली है, एक चांस मिला है, so live it। ना ना ना। हेलो, अच्छा सुन ना, वो तान्या का होमवर्क एक बार चेक कर लेना। हाँ हाँ हाँ, और नानी ने दवाई ली या नहीं वो भी चेक कर लेना। I'll come home soon। क्या बात कर रही है? लास्ट में कभी से? Excuse me? Excuse me? मैंने आपको वहाँ देखा, वहाँ डांस फ्लोर पे। Can you see? आपके वहाँ से निकलने से डांस फ्लोर की पूरी रौनक ही गायब हो गई। Really? Can I have this last drink with you? Sure। Okay। My name is Lucky Bachani। Susan Jones। Susan। क्या करते हो आप सुजन? फिलहाल nothing। I'm looking for a job। मॉम की तबीयत ठीक नहीं रहती तो उनको अकेला छोड़ नहीं सकती, and I guess कॉल सेंटर की जॉब will be best। कॉल सेंटर? अरे फिर तो आपको मेरी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। कौन सी कंपनी? LV एंटरप्राइजेज, बालीगंज है ना, वहाँ पे ही है। बड़े बड़े यूएस के क्लाइंट्स हैं हमारे। हाँ। Cheers, Susan। Cheers, Lucky। चल लकी। अरे अरफत, शौकत, माय फ्रेंड्स, ये सुजन। हाय। I should leave, मुझे देर हो रही है। अरे अरे हम भी निकल ही रहे। We'll drop you। Take it easy, I'll take a cab। मैं अपने आप मैनेज कर लूँ। I'll drop you to the cab। Okay। क्या हुआ? आवाज क्यों आ रही है? हाँ देख, मैं बहुत जिम्मेदार इंसान हूँ, इसलिए देख तेरे लिए क्या तोहफा लेके आया। इसको पकड़ और ज्यादा चूचा की ना ठोक देना इसको। ये देख दो मान जा ना, अरे मान जा। मजा आ गया है। अरे तुम लोग किसी का मूड है क्या? छोड़ यार, बहुत देर हो गई, इसे ठिकाने लगाते हैं। अरे गाड़ी धीरे कर, फेंक इसको। साइड में ले। चल। हेलो सुजन। सुजन, मॉम, कौन है निया?
सुजैन, क्या हुआ बच्ची को? क्या हुआ सुजैन? जिद करने लगी। मैं तो नहीं जानना चाहती थी। तो बोली क्या हुआ है? मेरे क्यों किया? क्या हुआ है अंकल? अंकल क्या हुआ है मॉम के साथ? उनके साथ कुछ लोग हैं। नो, नो। उधार तो मुझे नहीं जाना। माने नहीं। मैं ही क्यों? मेरे साथ ही उन्होंने ऐसा क्यों किया? ये सवाल अब सुजैन को जिंदगी भर सताएंगे। वो यातना, वो हादसा एक रात का था, लेकिन उसका प्रभाव, उसकी वेदना उम्र भर की थी। जो घाव पहले शारीरिक थे, उसके निशान उसके जहन पर एक अरसे तक रहेंगे। हादसे के 2 दिन बाद भी सुजैन ऐसे असहनीय दर्द से गुजर रही थी कि वो अपने आप बिस्तर से उठने की भी हालत में नहीं थी। और ऐसे में उसकी बड़ी बेटी निया उसका सहारा बनी। वो लड़की मुझे नौकरी दिलाने वाला था। मैंने कहा था मैं टैक्सी ले लूंगी, मुझे नहीं चाहिए लिफ्ट। नहीं माना। क्यों? क्यों? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? पापा, मॉम कैसी है बेटा? ठीक नहीं है पापा, अभी भी सदमे में है। बहुत दर्द है। छोटे से छोटे काम के लिए भी मदद की जरूरत पड़ती है उन्हें। तुम मॉम के सामने रोई तो नहीं? नहीं। गुड। सुजैन, प्लीज रिलैक्स। सुजैन का पूर्व पति नहीं, बल्कि उसकी पूर्व सास, उसके माता पिता, उसके चाचा चाची और खुद उसकी बेटियां एकजुट होकर उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए उसके साथ मिलकर खड़े हो गए। और साथ ही मिलकर यह भी तय किया कि अब उसका अगला कदम क्या होना चाहिए। हम इस तरह हाथ पे हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते। इट्स अ क्राइम। हम सबको मिलकर इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। सुजैन को पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। क्या? पुलिस के पास? किस लिए? जो हुआ उसके साथ वो कुछ कम है क्या, जो अब दुनिया भर में ढिंडोरा पीटते रहेंगे? नहीं मार्था, पीटर बिल्कुल ठीक कह रहा है। जो डर कर बैठ जाएंगे तो उन दरिंदों की हिम्मत और बढ़ जाएगी। अच्छा, आज बड़ी तकलीफ हो रही है इसके लिए? तब तकलीफ नहीं हुई थी जब ये हमें छोड़ के चला गया था। अरे मार्था, ये दोनों बातों को मत जोड़ो। हम यहाँ एक संगीन जुर्म की बात कर रहे हैं और सूजन का चुप रहना बिल्कुल सही नहीं होगा। मॉम को जस्टिस मिलना ही चाहिए। तू भी?
तो इतनी बड़ी हो गई है कि नानी को समझा सके। सुन रही है ना सुजैन, ये क्या चाहते हैं? सुना मम्मा, मैं जाऊंगी। बेटा, ये इतना आसान नहीं है। जानते हो मम्मा, जब आप लोगों से, मेरे अपनों से कहना इतना आसान नहीं था, तो बाहर वालों से कहना। पर मैं कहूंगी मम्मा, मैं उनको सजा दिलवा के रहूंगी मम्मा। अरे साहब, FIR लिखवानी है। विक्टिम कौन है? जी है। हाँ तो तुम अंदर जाओ, बाकी सब लोग इधर बाहर वेट करो। चलो चलो। ठीक है, FIR दर्ज कराना है। केस क्या है? रेप। विक्टिम कहाँ है? जी, मैं हूँ। आप बैठिए। बताइए बताइए, कब, कौन, कैसे, कहाँ? 12 फरवरी को मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बस हो गया? जी, कुछ और सुनना है आपको? बहुत कुछ सुनना है। विक्रम सुन तो। हाँ मैडम 12 तारीख को रात में 1:30 बजे मंत्रा डीप से निकली और 5 लोगों ने इनको गाड़ी के अंदर ट्रैप कर लिया और चलती गाड़ी में इनका रेप कर दिया। 5 आदमी लोग और एक तुम, एक गाड़ी के अंदर, और चलती गाड़ी में तुम्हारा रेप हुआ। ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? मैंने गाड़ी थी कि बस थी? आप लोगों को ये मजाक लगा है? मजाक तो आप कर रही है मैडम। एक गाड़ी के अंदर सामने ड्राइवर और एक पैसेंजर और पीछे वाली सीट में 3 लोग और आप, कुल मिला के 4 लोग। ऐसे में तो बैठने में तकलीफ हो जाएगी, रेप कैसे हो जाएगा? मैडम आप जरा वो ड्रॉ करके बता सकती है क्या कि एक्चुअल पोजीशन क्या था, ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। प्लीज बस कीजिए आप लोग। आप मेरी FIR दर्ज करेंगे या नहीं? पुलिस वालों को आंखें मत दिखाओ, समझ गए? अधेड़ उम्र की औरत घर बार छोड़ के रात को 1:30 बजे मंत्रा डीप में दारू पीकर भजन कीर्तन तो नहीं करने गए थे ना? बस कीजिए आप लोग। मैं यहाँ एक रेप केस रिपोर्ट करने आई थी और जब से आई हूँ आप मेरे ही कैरेक्टर पर लगातार इल्जाम लगा रहे हैं। उन 5 लड़कों के बारे में अभी तक कोई सवाल नहीं किया आपने। मैंने कहा था पुलिस के पास मत जाओ। अब क्या करेगी? जवाब दूंगी। उन पुलिस वालों की जिल्लत का। मॉम, क्या करने वाली हो आप? सुजैन, हम लाइव जा रहे हैं, तुम बोल पाओगी ना? डोंट वरी, मैं बोलूंगी। नमस्कार, मैं शाजली बोड़ो खबर से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं रूबरू कराने वाली हूँ आपको हमारे शहर की एक शर्मनाक पहलू से। जाहिर सी बात है कि हम कानून के दायरे में रहते हुए ना तो उनका नाम बता सकते हैं और ना चेहरे को जाहिर कर सकते हैं, तो हम आपको मिलवाते हैं उस औरत से, आपके विवेक से। नमस्कार। इससे पहले मैं ये बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं आप सबको अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगी। मेरी उम्र 37 साल है। मैं एक डिवोर्सी, एक सिंगल मदर हूँ। मेरी 2 बेटियां हैं। मैं पब्स और डिस्क में जाती हूँ। 12 तारीख की रात को एक डिस्क से लौटते वक्त 5 आदमियों ने मुझे अपनी गाड़ी
गाड़ी में कैद कर लिया और बंदूक की नोक पे मेरे साथ बलात्कार हुआ। जब मैं FIR लॉन्च करवाने गई तो वहां स्टेशन ऑफिसर्स ने मेरे चरित्र के साथ बलात्कार शुरू कर दिया। वो पहले से ही मान बैठे थे कि मैं एक बच्चन औरत हूं जो कि बलात्कारियों पर झूठा इल्जाम लगा रही है। मेरी कंप्लेंट तो उन्होंने बन मार के लिख ली, लेकिन मुझ पे तहकीकात पहले से ही शुरू कर दी। मैडम टीवी चल दीजिए। इस सिस्टम से मायूस होगी मैं मीडिया और जनता से मदद मांगने आई। मैम, कैमेक्स स्ट्रीट रेप विक्टिम के बारे में आपका क्या कहना है? मैम, क्या आपका प्रशासन उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन लेगा? मैम, आपको नहीं लगता कि ये शहर महिलाओं के लिए धीरे धीरे असुरक्षित होता जा रहा है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए। कोई रेप बेप नहीं हुआ है। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, तो क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि वो महिला झूठ बोल रही है? सरासर झूठ बोल रही है। वो विपक्ष पार्टी की कोई मोहरा होगी, तभी तो हमारी पार्टी को बदनाम कर रही है। इसीलिए खेल खेला जा रहा है और कुछ भी नहीं। गॉड से डरो, झूठी औरत, तुम्हारी भी कोई बेटी होगी? बोलने दो मामा, इनका ये झूठ ही अब मेरी ताकत बनी। गुड मॉर्निंग मैडम। आसुन, बसुन, ये केसটা দেখুন। 12 तारीख की रात को दिस से लौटते वक्त पांच आदमियों ने मुझे अपनी गाड़ी में कैद कर लिया। बस एक चिंगारी और ये स्टेट धू धू करके चलेगा। तो वहां स्टेशन ऑफिसर्स ने। मैं चाहती हूँ कि ये केस आप हैंडल करें विथ इमीडिएट इफेक्ट। यस मैम। তুমি বুঝতে পারছো এটা অনেক সেনসিটিভ কেস। আই ওয়ান্ট আ রেজাল্ট। डोंट वरी मैडम, আমি দেখছি। आपने बुलाया था, सबसे पहले इंटायर पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उन दोनों ऑफिसर्स को हमने सस्पेंड कर दिया। बाकी आप सब लोग प्लीज बाहर वेट करिए। सुजैन, आपको अपना स्टेटमेंट फिर से एक बार देना पड़ेगा। 12 फरवरी की रात मैं अपने दोस्तों के साथ और उसके बाद छोटी गाड़ी से। अरे गाड़ी धीरे कर, फेंक इसको। आपके कहने के मुताबिक सिर्फ शौकत अली है जो आपका बलात्कार किया था, राइट? जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग बेगुनाह हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सुजैन, अभी ये केस मैं हैंडल कर रही हूँ और सच्चाई का पता मैं लगा कर रहूंगी। यू डोंट वरी। फिलहाल आज शाम को आपको मेडिकल टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा बीएस जनरल हॉस्पिटल। ओके, मैं जाऊंगी। ये सब बंद करिए। ये लाइट बंद करो रे। सुजैन जोन्स के केस के बारे में तो सुना होगा आपने। यस मैडम। आप ही के डिस्क के बाहर हुआ है कांड। उस केस के बारे में कौन नहीं जानता मैडम। आप जो जानना चाहेंगी मैं पूरी कोऑपरेशन करूंगा। फिलहाल इतना बताइए, 12 फरवरी की सीसीटीवी फुटेज है ना आपके पास? है ना मैडम। और सीसीटीवी कैमरा सिर्फ डिस्क के अंदर ही है या बाहर पार्किंग लॉट में भी है? पार्किंग लॉट में भी है मैडम। 12 फरवरी की सारी फुटेज मुझे लाल बाजार में चाहिए, मेरे ऑफिस में।
मैम वो रही सुजैन, और ये स्टॉप। ये नंबर प्लेट पर जूम करो, नोट इट डाउन। इस गाड़ी की डिटेल चाहिए मुझे। यस मैम। मैम कल मैंने मंत्रा डिस्क के पार्किंग वालों से भी बात की थी। उन लोगों ने मुझे एक होंडा सिटी गाड़ी के बारे में बताया था। अजीब तो था साहब, एक गाड़ी में 6 लोग बैठे थे। इसका मतलब सुजान की कहानी का पहला भाग सच्चाई से मेल खा रहा है, क्यों? राइट मैम, और बाकी इस गाड़ी के डिटेल से कई राज खुलने वाले हैं। तो फिर पता करो ना। मैम, आरटीओ से उस गाड़ी के मालिक का पता चल गया है। बड़ा बाजार का कोई बिजनेसमैन है, एके बजौरिया। मिले उससे? जी मैम, कहते हैं कि गाड़ी गायब है, कहाँ गई पता नहीं। हाँ तो रिपोर्ट तो लिखवाई होगी ना? अभी नहीं, कहते हैं कि आज लिखवाने वाले थे। कमाल है, गाड़ी गायब है और आज रिपोर्ट लिखवाने वाले थे। इसकी कुंडली निकालो सिन्हा। मैम उस गाड़ी का पता लग गया। ग्रेट, कहाँ है? गरचा रोड के पास लवारिस पड़ी मिली। फॉरेंसिक को खबर करो। लेट्स गो। ये देखिए, सुजैन के हेयर सैंपल से मैच करवाइए। हाँ, ईयररिंग। ये तो मेरा ईयररिंग है। सिन्हा, मिस्टर बजौरिया के बारे में और कुछ पता चला? जी मैम, खानदानी बिजनेसमैन है। घर में बीवी और एक बेटा है, अमित बजौरिया। अपने बाप के बिजनेस में उनकी मदद करता है। सुजैन, मिस्टर बजौरिया का बेटा अमित, पहचानती हैं? यही है मैडम, ये जो उस रात गाड़ी चला रहा था। आइए सर, मेरी गाड़ी का कुछ पता चला? जी हाँ, आपकी गाड़ी के बारे में तो पता चल गया है, लेकिन यहाँ हम आपके बेटे के बारे में पता लगाने आए हैं। वो तो ऑस्ट्रेलिया में है। अच्छा, कोई बात नहीं, उसका ऑस्ट्रेलिया वाला नंबर दे दीजिए। नंबर? सॉरी, जाने दीजिए, कोई बात नहीं, हमें इंडिया का नंबर दे दीजिए। वो वाला नहीं जो बंद है, वो वाला नंबर दीजिए जो प्राइवेट है। मैम, गुड न्यूज, अमित बजौरिया का फोन ट्रैक हो गया। कहाँ है वो? दीघा। हमारी एक टीम उसे पकड़ने के लिए निकल चुकी है। शाम तक वो हमारी हिरासत में होगा मैम। ब्रिलियंट। एक बार ये अमित बजौरिया हमारे हाथ लग जाए ना, फिर बाकियों को भी एक एक कर उनके दिल से खोद निकालेंगे। उसी ने हमें स्माइल करके लाइन दी थी। पाल, हाँ बोल। उस रात मैं ही कार चला रहा था, पर मैंने रेप नहीं किया। हाँ जानती हूँ, तेरे साथ उस दिन जो लोग थे तेरे साथ ही, सबका नाम, पता और फोन नंबर अभी के अभी चाहिए मुझे। उस रात मेरे साथ कमाल खान था, फिर निसार खान था, उसका भाई रहमान और मोहम्मद आलम था। 1 घंटा देती हूँ पाल, सभी के सभी कस्टडी में चाहिए। मैम, पकड़ो उसे। रुक रुक उतर, बिठाओ गाड़ी में। कमाल का है कमाल खान, उसने गाड़ी इस्तेमाल करी तेरी, जाल बिछवाई तुझसे, चौकीदारी करवाई तेरे से, और रेप किया उसने खुद। और अब तुम तीनों को पुलिस के हत्थे चढ़ा के खुद फरार हो गया। अभी भी समय है, सच सच बता दो, कहाँ है कमाल खान? पहचानती हो उन्हें? वो गाड़ी चला रहा था। अमित बजौरिया। उसका नाम नहीं पता था। दूसरा? ये लकी बचान ना, इसका नाम है मोहम्मद आलम। आगे? वो अराफत। ना, फिर से गलत। वो रहमान है। सुजैन, इन लोगों ने तुमसे गलत नाम बताए थे ताकि इन तक पहुंचना मुश्किल हो जाए। वो शख्स जिसने अपना नाम शौकत अली बताया था, जिसने तुम्हारा रेप किया, उसका असली नाम है कमाल खान और 5वां है निसार खान। वो दोनों अभी तक फरार हैं, पर बहुत जल्द हम उन्हें पकड़ लेंगे ना, घबराओ मत।
हमारे पास उनके असली नाम है। चार्जशीट फाइल करके उनके खिलाफ केस चलाया जा सकता है। सुजैन जोन्स इंसाफ की तरफ बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही हो। मेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। बलात्कार से पीड़ित महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए इस मामले की कार्यवाही को क्लोज रूम प्रोसीडिंग्स के तहत करवाया गया और अदालत की कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। यही नहीं, पीड़िता प्रभावित ना हो इसलिए आरोपियों को भी सुजैन से दूर रखा गया। मिस सुजैन, आप काम क्या करती हैं? फिलहाल काम की तलाश। आपने अपने केस में बताया था कि आपने मेरे क्लाइंट से कहा था कि आप रात में काम करना चाहती हैं। और मेरे क्लाइंट ने आपको कुछ ऑफर किया था? कॉल सेंटर की जॉब की बात हुई थी। मिस सुजैन, आर यू श्योर कि कोई डील नहीं हुई थी? क्या मतलब? मतलब मैं समझा पाऊं। योर ऑनर, मिस सुजैन मेरे क्लाइंट से उसी रात को मिली थी। इनके बीच एक डील हुई और उसी रात को ये 5 लड़कों के साथ कार में जाने को तैयार हो गई। और इसका सबसे बड़ा सबूत है ये मेडिकल रिपोर्ट, जिसके मुताबिक रेप तो हुआ ही नहीं है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। रिपोर्ट के मुताबिक सीमेंट ट्रेसेस नहीं मिले हैं। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि बलात्कार नहीं हुआ है। योर ऑनर, उस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि मेरे क्लाइंट की गुप्तांगों में चोट के निशान है, जिसका मतलब यह होता है कि इनके साथ जबरदस्ती तो हुई है। ऐसी क्या जबरदस्ती हुई होगी बर्मन साहब की सीमन के निशान भी नहीं है? मैं बताती हूँ। सीमन के ट्रेसेस इसीलिए नहीं मिले, कमाल खान ने कॉन्डम यूज किया था। एक नहीं, दो। That's it, Your Honor. इसका मतलब यह हुआ कि मेडिकल रिपोर्ट्स इनकंक्लूसिव हैं, लेकिन हम उन संभावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि बलात्कार नहीं हुआ है। ये अदालत केस की अगली तारीख तक मुलतवी की जाती है। ये केस एक फास्ट ट्रैक केस था और मीडिया की मेहरबानी से काफी वक्त तक सुर्खियों में रहा और देश भर में चर्चा का ज्वलंत विषय बना रहा। लेकिन इस सब के बावजूद ये केस बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा था। बाहर सुजैन के लिए परिस्थितियां काफी मुश्किल होती जा रही थी। केस लड़ने के लिए तो एक एनजीओ का सहारा मिल गया था, लेकिन घर चलाना मुश्किल हो रहा था। जमा पूंजी खत्म हो रही थी। सुजैन को एक नौकरी की सख्त जरूरत थी। मिया, आज आने में इतनी देर कर दी बेटा? सॉरी मॉम, लौटते वक्त रास्ते में जास्मिन आंटी से ट्यूशन की बात करने गई थी। ट्यूशन? तुम तो इतनी ब्राइट स्टूडेंट हो, तुम्हें ट्यूशन की क्या जरूरत है? नहीं, मैं ट्यूशन लेने के लिए नहीं, मैं ट्यूशन देने की बात कर रही हूँ। थोड़े पैसे आ जाएंगे तो आपकी भी हेल्प हो जाएगी। डोंट वरी बेटा, मैं भी जॉब सर्च कर रहा हूँ। एवरीथिंग विल बी फाइन, डोंट वरी। नो डैड, मेरे होते हुए आप दोनों को काम करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझे एक जॉब इंटरव्यू के लिए कॉल आया है। ये जॉब तो मैं लेकर ही रहूंगी। देखना, सब ठीक हो जाएगा। आप इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए प्लीज। एक्सक्यूज मी। हेलो, जानते हैं कौन है? थैंक यू। सुजल जी, आप प्लीज ये फॉर्म दे दीजिए। पर मैंने डिटेल्स अभी भरी नहीं। हाँ, मेरे पास नंबर है ना आपका, HR कांटेक्ट कीजिए प्लीज लीव। यू आर राइट, योर HR विल कॉन्टैक्ट मी and say I'm sorry, Miss Susan Jones. रेप विक्टिम्स को नौकरी देना हमारी कंपनी पॉलिसी के खिलाफ है, राइट? हाँ निया। मॉम, तानिया प्लीज आप जल्दी आ जाओ। मैं आ रही हूँ। क्या हुआ बेटा? हाँ, तो ये चोट कैसे लगी? हाँ, मैं भी दवाई लेकर आती हूँ। मॉम, आपके साथ रेप हुआ था ना? शट अप तानिया।
कम विथ मी, चलो। मॉम, हम हार नहीं मानेंगे, हम लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। योर ऑनर, आज मुझे कुछ खास सबूतों पर गौर करवाना है, ये देखने के लिए कि मैडम उन्हें भी पहचान पाती हैं या नहीं। तो मिस सुजैन, जरा इसको देखकर बताइए, क्या ये वही अंडरगारमेंट्स है? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है सवाल पूछने का? कमान बर्बर साहब, ये पर्सनल वियर है, मैं इसे कैसे हाथ लगा सकता हूं? और रही बात एग्जिबिट की ऑनर, तो ये मिस सुजैन के सेडक्टिव गारमेंट्स ही बता रहे हैं इनकी मंशा क्या रही होगी। मिस्टर डिफेंस लॉयर, कोर्ट ये चाहती है कि आप इस एग्जिबिट को कोर्ट में जमा करवाएं और लिखित रूप में एक्सप्लेन करें कि ऐसे हथकंडे अपनाकर केस को क्या फायदा होने वाला है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द नेक्स्ट हियरिंग। सुजैन की हिम्मत धीरे धीरे टूट रही थी। केस शुरू हुए 1 साल से ऊपर हो चुका था, लेकिन अब भी दिशाहीन ही चल रहा था, और ना ही इस केस के मुख्य आरोपी कमाल खान और उसके भाई निसार खान की कोई खबर मिल पाई थी। लेकिन कुछ ही महीनों बाद एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सुजैन को झकझोर कर रख दिया। एक और बलात्कार, कोलकाता के ही पास एक स्टूडेंट का बलात्कार और कत्ल। और इस हादसे के बाद सुजैन ने एक ऐसा क्रांतिकारी कदम उठाया जो शायद ही किसी रेप विक्टिम ने उठाने की हिम्मत की हो। नमस्ते, मेरा नाम सुजन जोन्स है। मेरे साथ रेप हुआ है, पर मैं विक्टिम नहीं हूं, मैं बस सुजन जोन्स हूं। मैं बड़े गर्व के साथ दुनिया को बता रही हूं कि मैं सुजन जोन्स हूं, क्योंकि मैं एक मुजरिम की तरह गुमनामी के अंधेरों में नहीं जीना चाहती। यह अंधेरा उन मुजरिमों को, उन बलात्कारियों को मिलना चाहिए, ना कि हमें, जिनके साथ ये जुर्म हुआ है। मैं अपना नाम इसलिए बता रही हूं क्योंकि मुझे आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए, आपका शक, आपके आरोप नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ अपनी आजादी चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ सुजन जोन्स हूं। मेरे साथ रेप हुआ है, पर मैं विक्टिम नहीं हूं। नमस्ते। मॉम, आपको क्या लगता है अब जो आपने सारी दुनिया को अपनी पहचान बता दी है तो सब कुछ बदल जाएगा? पता नहीं, लेकिन मैंने अपनी आइडेंटिटी इसीलिए डिस्क्लोज की क्योंकि मैं ये जिल्लत भरी जिंदगी नहीं जीना चाहती। मैंने सबको बता दिया है कि मैं बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हूं, मेरे साथ बलात्कार हुआ है। अब वो इस बात को कैसे लेते हैं ये उनकी मर्जी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू मॉम। आप बहुत बहादुर और स्ट्रॉन्ग वुमेन हो। थैंक गॉड आपके जैसे अच्छी मम्मी हमें मिली। आई लव यू। अच्छा, हम लोग बहुत दिनों से बाहर नहीं गए एक साथ। कितना अच्छा लग रहा है ना इतने दिन बाद बाहर आके। थैंक यू। जल्दी देख के बताओ, बहुत भूख लगी है। मॉम, मैं ग्रिल वेजिटेबल सूप लूंगी। ओके, और तुम तान्या? मॉम, आइसक्रीम। बस। बेटा, मैं खाऊंगी चिकन सूप। मैनेजर साहब, किसी वेटर को भेज दीजिए, ऑर्डर देना है। सॉरी मैम, हम आपको सर्व नहीं कर सकते। व्हाई? हमारा फैमिली रेस्टोरेंट है, रेपुटेशन का सवाल है। I don't believe this. You mean आप मुझे इसलिए सर्व नहीं कर सकते क्योंकि मैं सुजन जोन्स हूँ? आप जो भी समझे, पर मैं आपको अलाउ नहीं कर सकता। ये है आपके रेस्टोरेंट की पॉलिसी। आपका नाम क्या है? मैं आपके खिलाफ रिपोर्ट करूंगी। सुबीर रंजन, शॉप से रिपोर्ट कीजिए। प्लीज लीव नाउ। प्लीज मैम।
मोम पर? सुजैन के साथ हुए इस भेदभाव ने सुजैन को और दृढ़ बना दिया, उसे एक मकसद दे दिया। अब सुजैन अपने ही जैसी बलात्कार और उससे उभरने वाली सामाजिक परेशानियों से पीड़ित लड़कियों और महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली एक धर्म योद्धा बन गई। अब सुजैन की जिंदगी इन्हीं पीड़ितों के बीच गुजरने लगी, जिनकी आवाज ये समाज सुनकर भी अनसुनी करने की कोशिश कर रहा था। कहा था ना तुझे शाम को घर से बाहर मत निकल, मगर नहीं मानी। अरे इज्जत लुटवा कर आ गई। पर बाबा, मैं तो सभी लोग के साथ खेलने गए थे। क्यों गई तू बाहर? क्यों गई थी बाहर तू? क्या हो रहा है यहाँ? क्यों मार रहे हैं ऐसे? बोला था शाम को घर से बाहर मत निकलना, पर मेरी बात नहीं मानी। अरे बलात्कार हुआ इसका। तो इसमें इसकी क्या गलती है? क्या उम्र है इसकी? अरे पूरे 15 साल की हो गई है। 15? आपकी पत्नी और मेरी उम्र शायद एक ही है। अगर मेरे साथ बलात्कार हो सकता है तो आपकी पत्नी के साथ भी हो सकता है। बात उम्र की नहीं है और ना ही लड़की की गलती। बलात्कारियों को तो सिर्फ जिस्म दिखता है, वो चाहे आपकी 15 साल की बेटी हो, 37 की मैं, 70 की बुजुर्ग या फिर 8 महीने की बच्ची। बलात्कारी तो किसी को भी अपना निशाना बना सकते हैं, लेकिन ये बात आप लोगों को समझ क्यों नहीं? दीदी क्या हुआ? दीदी अरे उनको क्या हो गया? आई एम सॉरी मिस्टर जॉन, खबर अच्छी नहीं है। जिस बीमारी से वो गुजर रही है उसे दिमागी बुखार कहते हैं, और जो उसकी कंडीशन है उसे देखकर लगता है कि उसके पास समय बहुत कम है। मियां, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ से घर वापस जा पाऊंगी। अगर मुझे कुछ हो गया तो ये लड़ाई खत्म नहीं होगी मॉम। मैं लड़ूंगी, आखिरी दम तक लड़ूंगी, जब तक हमारी जीत ना हो। ये केस पूरे 4 साल तक चला और सुजैन के गुजर जाने के कुछ 8 महीने बाद अदालत ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया। ये केस कई मुद्दों के लिए याद रखा जाएगा। मीडिया और पॉलिटिक्स में छाए रहने के अलावा ये केस सुजैन जोन्स के त्याग और संघर्ष के लिए भी याद रखा जाएगा। इस केस में अपना फैसला सुनाने से पहले मैं कुछ अहम बातों पर गौर करना चाहूंगा। इस केस को गौर से देखने पर ये जाहिर होता है कि ये एक सामान्य रेप केस नहीं है, जहां कुछ वहशी दरिंदों ने अपनी हवस की प्यास मिटाने के लिए किसी लड़की का बलात्कार किया, बल्कि ये एक सोची समझी प्री प्लान्ड साजिश थी। कुछ मुलजिमों ने विक्टिम को किडनैप किया, मुलजिमों ने उस पर अत्याचार किया, उसे मारा पीटा, उसे बाजारू औरत कहा, उसे चरित्रहीन भी कहा, और सिवाय कमाल खान के किसी और ने उसका रेप नहीं किया। इससे साफ जाहिर है कि उनका इरादा उसका रेप करने का नहीं था, बल्कि उसे एक सबक सिखाने का था। उनके हिसाब से कोई भी औरत या लड़की देर रात को घर से बाहर जाती है, नाइट क्लब में जाती है, शराब पीती है, तो वो चरित्रहीन है और उसके साथ ऐसा ही बर्ताव होना चाहिए। ये बलात्कार पीड़ित के प्रति मुलजिमों के क्रोध का नतीजा था। इट्स ए केस ऑफ एंगर रेप। सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मोहम्मद आलम, अमित बिजोरिया, रहमान खान, कमाल खान और निसार खान को 10-10 साल की कैद बामशक्कत की सजा सुनाती है। इस मामले का मुख्य आरोपी कमाल खान और उसका भाई निसार खान कोर्ट के फैसले के वक्त भी फरार थे, लेकिन कोलकाता पुलिस उन्हें तलाश करने के लिए लगातार कोशिश कर रही थी और उन्हें पकड़ने के लिए बांग्लादेश से लेकर पूरे उत्तर भारत में उन्होंने अपना जाल फैला रखा था। और तकरीबन 1 साल बाद उनकी मेहनत रंग लाई और कोलकाता पुलिस ने नोएडा पुलिस की मदद से कमाल खान और निसार खान को दिल्ली के पास धर दबोचा। जब माता पिता बेटे और बेटी के बीच में फर्क करते हुए दोनों के सामाजिक व्यवहार के लिए अलग अलग मापदंड तय करते हैं, तो वहीं पर बोया जाता है इस जघन्य अपराध का बीज।
ऐसे ही लोगों के मन में मर्दों के हक और औरतों की हदों को लेकर गलत धारणाएं पनपती हैं। और जब ये लोग किसी लड़की या किसी महिला को इन धारणाओं के विपरीत व्यवहार करते हुए देखते हैं तो इनका खून खौल उठता है और तब जन्म होता है बलात्कार जैसे जघन्य अपराध का। इस मसले का सिर्फ एक ही हल है और वो है शिक्षा, जो ये सिखाए कि लड़के और लड़कियों के हक और हद में कोई फर्क नहीं है और कोई फर्क होना भी नहीं चाहिए। और ये शिक्षा जितनी कम उम्र में बच्चों के दिल में बसा दी जाए उतना अच्छा है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सब। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।